गुड इवनिंग। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम भारतीय सामाजिक विचारकों के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ 4-5 विचारक आज हमने लिए हैं जिन पे हम अभी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि किनको प्रादेशिकता या प्रादेशिक समाजशास्त्र, रीजनल सोशियोलॉजी, ये इनकी पुस्तक का भी नाम है, का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। और साथ ही इन्होंने कहा था कि प्रादेशिकता है वो राष्ट्रीयता के अधीन है। तो आपको उस विचारक का नाम बताना है। तो एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, ए आर देसाई, आर के मुखर्जी। तो इनका नाम है आर के मुखर्जी। प्रश्न नंबर 2 है 6 विलेजेस ऑफ बंगाल पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? राधा कमल मुखर्जी, एस सी दुबे, डी पी मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी। तो इस पुस्तक के रचनाकार है वो रामकृष्ण मुखर्जी है। जब आर के मुखर्जी आएगा तो उसका मतलब राधा कमल मुखर्जी होगा, न कि रामकृष्ण मुखर्जी। आर के शॉर्ट फॉर्म है वो राधा कमल मुखर्जी के लिए ज़्यादातर प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से किसने मार्क्सवादी विचारधारा का प्रयोग अपने अध्ययन में नहीं किया? तो ये 3 है जिन्होंने कम या अधिक मात्रा में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रयोग किया है अध्ययन के लिए। तो राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, ये तीनों का संबंध बंगाल से ही है, और ए आर देसाई। तो इनमें राधा कमल मुखर्जी ने मार्क्सवादी विचारधारा के संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बाकी तीनों ने कम या अधिक मात्रा में अवश्य लिखा है। किसने भारतीय समाजशास्त्रियों में से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजशास्त्री है जिसने सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत या समेकित उपागम की पैरवी की है? तो इसका भी आंसर होगा आर के मुखर्जी। प्रश्न नंबर 5 है कि किसने राधा कमल मुखर्जी को पूर्वी देशों का समाजशास्त्री या सामाजिक दार्शनिक कहकर संबोधित किया है? किसने किया है? बोगार्ड्स ने किया है। बोगार्ड्स ने राधा कमल मुखर्जी को सामाजिक दार्शनिक कहा है पूर्व देशों का। यादों से रचा गांव पुस्तक है एम एन श्रीनिवास की, क्योंकि इनकी जब वो लिख रहे थे उन्होंने जो रामपुरा गांव का अध्ययन किया था तो साथ साथ बुक लिखने का इनका प्लान था, लेकिन किसी कारणवश वो सारी की सारी सामग्री जल गई थी। बाद में इन्होंने अपनी यादों के जरिए पुस्तक लिखी और नाम भी रख दिया रिमेंबर्ड विलेज, यादों से रचा गांव। तो ये किस शैली में रचित है? तो ये उपन्यास शैली में रचित है। डीपी मुखर्जी के अनुसार कौन सा एक साधन मूल्य नहीं है? तो डीपी मुखर्जी ने साधन मूल्य और साध्य मूल्य की बात की थी। तो इनमें से कौन सा एक साधन मूल्य नहीं है, यानी साध्य मूल्य है? तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों साधन मूल्य है और मोक्ष साध्य है। श्री अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन सी एक दशा आवश्यक है? कौन सी दशा आवश्यक है? नैतिक शिक्षा। विश्व राज्य की कल्पना किसने की? एक है राम राज्य। राम राज्य की कल्पना तो आपको पता होगा महात्मा गांधी ने की थी। विश्व राज्य की कल्पना किसने की थी? तो श्री अरविंदो ने विश्व राज्य की परिकल्पना की है। किसने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा है? किसने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान, यानी वो सभी सामाजिक विज्ञानों को का एक महाविज्ञान बनाना चाहते थे? तो कौन है? आर के मुखर्जी। प्रश्न नंबर 11 एम एन श्रीनिवास ने जाति एवं धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया? तो किस पहलू पे जोर दिया? तो उन्होंने जाति और धर्म के अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पहलू पे या उपागम पे विशेष जोर दिया है। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्तरण में मूल्यों के 3 स्तर बताए हैं। देखो, कुछ बातें होती है जिनसे हम पहचान जाते हैं कि आंसर क्या होगा। जैसे सामाजिक मूल्यों की बात कौन करते हैं? राधा कमल मुखर्जी करते हैं। परंपराओं की बात कौन करते हैं? डीपी मुखर्जी करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने आज नहीं लिए हैं, थोड़े से डीपली प्रश्न इसमें लिए हैं। तो हमें पता है कि मूल्यों का समाजशास्त्र है वो राधा कमल मुखर्जी की अवधारणा है, लेकिन उन्होंने
मूल्यों के 3 स्तर बताए थे, उनमें से एक स्तर कौन सा नहीं है? तो जैविक मूल्य उन्होंने प्राथमिक बताए थे, फिर सामाजिक मूल्यों की बात की, आध्यात्मिक मूल्यों की बात की, लेकिन उन्होंने आर्थिक मूल्यों की चर्चा नहीं की। भारत में सर्वप्रथम भारत विद्याशास्त्र उपागम का प्रयोग किसने किया? तो जीएस घुरिये ने किया। किसने किया? जीएस घुरिये ने। भारत विद्या उपशास्त्र का मतलब होता है कि भारत विद्याशास्त्र प्राचीन ग्रंथों के आधार पर भारतीय समाज को समझना या उसका अध्ययन करना। किस समाजशास्त्री को भारतीय समाजशास्त्र को इतिहास प्रखता एवं संस्कृतिवादिता से बाहर निकालने का श्रेय जाता है? इतिहास प्रखता और संस्कृतवादिता यानी भारत विद्या उपागम से बाहर निकालने का श्रेय जाता है तो एमएन श्रीनिवास को जाता है। किनको जाता है? एमएन श्रीनिवास को। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? टी के उमन, डीएम मजूमदार, डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी। तो सही आंसर होगा आर के मुखर्जी। न केवल इनको उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में भी समाजशास्त्र के जनक के तौर पे जाना जाता है। ये बड़ा विवाद का विषय रहा है या थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है हमेशा कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है। कई जगह आर के मुखर्जी आता है, कई जगह डीपी मुखर्जी आता है, कई जगह जीएस घुरिये आता है। तो अलग अलग विचारकों ने दोनों को ही समाजशास्त्र के जनक के तौर पे जाना है। कुछ सामाजिक विचारक हैं वो जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र के जनक के तौर पे जानते हैं और कुछ है वो आर के मुखर्जी को। वैसे पढ़ाना शुरू किया था आर के मुखर्जी ने पहले 1922 में। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था और प्रोफेसर भी बन गए थे और विभाग अध्यक्ष भी बन गए थे। और जीएस घुरिये थे वो 1924 में भारतीय समाजशास्त्र के जो इसको बोल सकते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ाना उन्होंने शुरू किया था। अकादमिक बोल सकते हैं। तो उनकी अकादमिक जो अध्यापन था वो 1924 में शुरू हुआ था और आर के मुखर्जी का 1922 में हो चुका था। प्रबल जाति का प्रमुख आधार कौन सा है? तो जनसंख्या, संसाधनों पर अधिकार, मुख्य रूप से भूमि या आर्थिक संसाधन, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व है। तो ये सभी के सभी इसके आधार हैं। प्रश्न नंबर 17, श्रीनिवास ने मैसूर क्षेत्र की जाति को प्रभु जाति के रूप में वर्णित नहीं किया। तो उन्होंने वोकालिंगा, लिंगायत को प्रभु जाति के रूप में प्रदर्शित किया था, लेकिन रेड्डी का उन्होंने नहीं किया था। वैसे रेड्डी कर्नाटक की प्रबल जाति है, लेकिन एमएन श्रीनिवास ने इनका वर्णन नहीं किया था। कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? तो एमएन श्रीनिवास ने कई अवधारणाएं दी थी, जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। ये सब सांस्कृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ये सांस्कृतिक परिवर्तन के उदाहरण है। औद्योगिकरण संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे है सोशल टेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोशल टेंशन ऑफ इंडिया किनके द्वारा रचित है? जीएस घुरिये के द्वारा रचित है। किसने भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत का तुलनात्मक अध्ययन किया? संगीत पे भी इन्होंने कार्य किया था, पुस्तकें भी लिखी थी। तो इनका नाम है डीपी मुखर्जी। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता माना जाता है? सैद्धांतिक बहुलवाद, तो क्या होगा इसका आंसर? जीएस घुरिये। इन्होंने बहुत विषयों पर लेखन चलाया है और सैद्धांतिक आधार पर चलाया है। प्रश्न नंबर 22, किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक विषय पर अपना शोध कार्य पूरा किया, अपनी पीएचडी पूरी की? हिंदी में इसको बोलते हैं हम विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। तो किसने की? आर के मुखर्जी ने की। किसने की? आर के मुखर्जी ने इस विषय पर अपना शोध कार्य किया था। राधा कमल मुखर्जी यानी आर के मुखर्जी ने
सामाजिक संगठन का श्रेष्ठतम स्वरूप किसे माना है? तो श्रेष्ठतम स्वरूप किसे माना है? सामूहिकता को माना है। इन्होंने चारों सामाजिक संगठन के स्वरूप माने हैं: भीड़, स्वार्थ, समूह, समाज एवं समुदाय और सामूहिकता। तो सामूहिकता श्रेष्ठतम स्वरूप है। तो आज का जो मेरा वीडियोज़ है या क्लास है, ये यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट दोनों के लिए मैंने ध्यान में रखा है, और आर के मुखर्जी पर प्रश्न है वो ज़्यादा लिए हैं। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किसने भारतीय विद्याशास्त्र उपागम को अपनाया है? तो जीएस घुरिये ने तो अपनाया ही है, ये तो हम सब जानते हैं। दूसरा विचारक कौन है? तो दूसरे विचारक हैं लुइस डियूमा। तो घ सही है, द घुरिये एवं डियूमा। प्रश्न नंबर 25, भारत में मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो भारत में कई सामाजिक विचारकों ने मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर अध्ययन किया है, लेकिन शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत डीपी मुखर्जी ने की थी। AR देसाई भी मार्क्सवादी विचारधारा के ही व्यक्ति हैं। जीएस घुरिये ने जनजातियों के समाधान के लिए कौन सी नीति का समर्थन किया? तो जीएस घुरिये ने आत्मसात की नीति का समर्थन किया था, जबकि एल्विन ने राष्ट्रीय उपवन की नीति दी थी। डीपी मुखर्जी भारतीय समाज के अध्ययन में किस पद्धति को उपयुक्त नहीं मानते हैं? तो किस विधि को उपयुक्त नहीं मानते हैं? वो प्रत्यक्षवाद को, क्योंकि प्रत्यक्षवाद के पर आरोप लगते हैं कि ये व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, ये व्यवस्था को बदलना नहीं चाहती है, इसलिए मार्क्सवादी प्रत्यक्षवाद का विरोध करते हैं। समाज के विज्ञानीकरण का संबंध किस भारतीय समाजशास्त्री से है? समाज का या समाज के विज्ञानीकरण, तो रामकृष्ण मुखर्जी। रामपुरा गांव का वास्तविक नाम क्या है? कोट्टगहल्ली। क्या है? कोट्टगहल्ली। किसने कहा कि टोटम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का उदाहरण है? किसने कहा कि टोटम है, जिसमें हम पशु पक्षी पेड़ पौधों को टोटम के रूप में पूजते हैं, तो ये प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है। टोटम उनको मानते हैं जो प्रकृति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, तो उनको मानते हैं। तो ये प्रकृति के साथ सामंजस्य है। तो ये है किनकी अवधारणा है, ये बात किनकी है? ये आर के मुखर्जी ने ऐसा कहा है। आर के मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी पर विशेष चर्चा की थी, उसी का वो अंग है। आपको इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो पहचानना होगा कि ये विचारधारा किसकी हो सकती है, और ये तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सामाजिक विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। किसने कहा कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है, यानी वोट की राजनीति की चर्चा किस समाजशास्त्री ने की है? तो एमएन श्रीनिवास ने की। किसने की? एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास का संबंध किस विश्वविद्यालय से नहीं है? तो दिल्ली, बड़ौदा, बम्बई विश्वविद्यालय में तो ये पढ़े थे। दिल्ली और बड़ौदा विश्वविद्यालय में ये इन्होंने अध्यापन करवाया था, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। किसने प्रबल जाति के सिद्धांत की आलोचना कर प्रबल व्यक्ति की अवधारणा दी? किसने दी? एस सी दुबे, मजूमदार, योगेंद्र सिंह, आर के मुखर्जी। तो ये अवधारणा दी एस.सी. दुबे ने। उन्होंने प्रबल जाति के बजाय प्रबल व्यक्ति की अवधारणा दी। भी गांव के अंदर प्रबल जाति नहीं होती है, कोई एक प्रबल व्यक्ति होता है। श्रीनिवास ने जाति आधारित कितने प्रकार की एकता बताई थी? तो 2 प्रकार की एकता बताई थी, लंबवत और क्षैतिज। तो स ऑप्शन सही होगा। भारतीय समाजशास्त्र के पिता के तौर पर किसे माना जाता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जीएस घुरिये को भी मानते हैं, कई बार पैट्रिक गिड्स को भी मान लिया जाता है और आर के मुखर्जी को भी मान लिया जाता है। तो भारत में समाजशास्त्र के जनक है वो पैट्रिक गिड्स है। लेकिन प्रश्न को देखो, प्रश्न क्या है? भारतीय समाजशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। तो इसमें 2 नाम आते हैं, अलग अलग विचारक हैं, वो अलग अलग को मानते हैं। कुछ आर के मुखर्जी को मानते हैं और कुछ गोविंद सदाशिव घुरिये को मानते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी, और जीएस घुरिये इसके संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट एंड क्लास ये
अलग अलग नामों से प्रकाशित होती रही है। तो ये पुस्तक है जीएस घुरिये की। पहले उन्होंने 1932 के अंदर इस पुस्तक का नाम दिया था, जो इसका पहला संस्करण था उसमें इन्होंने कहा था कास्ट एंड रेस इन इंडिया। 1950 में इसका नाम कर दिया कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, और शायद 1962 में नाम चेंज कर दिया था संशोधन के साथ कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। निम्न में से किस जाति की कौन सी विशेषता जीएस घुरिये ने नहीं बताई थी? जाति की कौन सी विशेषता? तो जीएस घुरिये ने जाति की विशेषता बताई थी संस्तरण, खंडात्मक विभाजन, अंतःविवाह, जन्मजात सदस्यता नहीं बताई थी। जीएस घुरिये ने हिंदुओं का विभाजन कितनी प्रजातियों में किया है? तो 6 प्रजातियों में किया है। कितनी प्रजातियों में किया है? 6 प्रजातियों में किया, और उन्होंने जाति की कुल 6 विशेषताएं भी बताई थी। तो दोनों आप इसको को रिलेटेड कर सकते हो कि 6 विशेषताएं बताई थी जाति की और 6 ही प्रजातियां बताई थी। किसने कहा कि जाति आर्य ब्राह्मणों की देन है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदानों से हुआ और यहाँ से वो पूरे भारत में फैल गई? तो ये कथन है वो जीएस घुरिये का ही है। जीएस घुरिये ने भारत में परिवार एवं नातेदारी का अध्ययन किया, तो किसका तुलनात्मक अध्ययन किया था? तो इन्होंने किया था इंडो यूरोपियन। तो यूरोप, भारत के परिवार और नातेदारी का अध्ययन है वो यूरोपीय महाद्वीप की परिवार और नातेदारी के साथ इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो आज हमने 4-5 जो विचारक लिए हैं वो जीएस घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। किसका संबंध है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से नहीं है। तो डी.एम. मजूमदार, आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, इन तीनों का संबंध है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से है। इनको त्रयी कहते हैं, लेकिन एस.सी. दुबे का संबंध है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से नहीं है। आर.के. मुखर्जी का संबंध समाजशास्त्र के किस संप्रदाय के साथ रहा है, या जो आर.के. मुखर्जी है वो समाजशास्त्र के किस संप्रदाय का समर्थन करते हैं? तो किसका करते हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थन करते हैं। आर.के. मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के कितने वर्ग बताए हैं? कितने वर्गों में सामाजिक मूल्यों का विभाजन किया है? तो 2, एक साधक मूल्य, एक साधन मूल्य। स्तर 3 बताए थे, मूल्य प्रकार 2 ही बताए थे। समाजशास्त्र में सामाजिक पारिस्थितिकी बात आ गई ना, कि अध्ययन को किसने अनिवार्य माना? तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं, आर.के. मुखर्जी ने। कौन सा अध्ययन क्षेत्र जीएस घुरिये से संबंधित है? तो देखो ये 3 वैसे तो सारे के घुरिये से इनका संबंध है, लेकिन इन्होंने हवेली तालुका के 111, मुझे अभी याद आ रहा है 111 ही है, 111 गांवों का अध्ययन किया था, और उन्होंने गांवों को 3 या 4 भागों में बांटा भी था। मालवन तालुका में तो इनका जन्म हुआ था। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1916 के रचनाकार कौन है? कौन है भाई, बताइए? आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी इसके लेखक है। किसने मध्यम वर्ग की यौन संबंधी आदतों का विश्लेषण किया है? मध्यम वर्ग की यौन संबंधी, मध्यम वर्ग का अध्ययन, मध्यम वर्ग का कई लोगों ने अध्ययन किया है, कई विचारकों ने अध्ययन किया है, लेकिन यौन संबंधी आदतों का विश्लेषण है वो किसने किया? डी.पी. मुखर्जी ने किया है, और बम्बई में ये कार्य है वो जीएस घुरिये ने किया है। रूरल सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूरल सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के लेखक हैं ए.आर. देसाई। कौन है? ए.आर. देसाई। निम्न में से डी.पी. मुखर्जी की प्रथम पुस्तक कौन सी है? प्रथम पुस्तक कौन है? इन चारों में से कौन सी पुस्तक है जो उन्होंने सबसे पहले लिखी थी? तो उस पुस्तक का नाम है पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेज। ए। रूरल प्रोफाइल पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रूरल प्रोफाइल पुस्तक है उसके रचनाकार है डी.एम. मजूमदार। ये 50वां पर्सन है। इसका आंसर ए ही होगा। मुझे लग रहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी भी हो सकता है, लेकिन याद आ गया
ये उनकी 1932 में पुस्तक आई थी और उससे पहले ये नंबर 1 पुस्तक लिख चुके थे। किस पुस्तक में डीपी मुखर्जी द्वारा आलेखों का संकलन किया गया है? तो डीपी मुखर्जी की कई पुस्तकें हैं, तो किस पुस्तक में इन्होंने क्योंकि इन्होंने लिखने की बजाय बोलने पे ज़्यादा ध्यान दिया था और बाद में इन्होंने लेख लिखे थे छोटे छोटे बहुत, उन सब को एक पुस्तक का रूप दिया था। तो पुस्तक का नाम है डाइवर्सिटीज़। क्या है? डाइवर्सिटीज़ पुस्तक में इन्होंने अपने आलेखों का संकलन किया है। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किसने त्रेत का नियम दिया? किसने दिया? डीपी मुखर्जी ने किया। इन सब की मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ सभी सामाजिक विचारकों को। जैसे त्रेत का नियम है, अगर आपको देखना है तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप इनको डीपी मुखर्जी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज केवल मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल ही कर रहा हूँ। कौन सी पुस्तक एम एन श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इंडियाज विलेजेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये तीनों पुस्तक एम एन श्रीनिवास की है। इंडियन विलेज नहीं है। घुरिये के अनुसार भारतीय समाज के अध्ययन हेतु किसकी प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है? तो जीएस घुरिये भारत विद्याशास्त्र उपागम को अपनाने वाले हैं। तो इसके लिए संस्कृत साहित्य, क्योंकि जो हमारा प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का अगर अध्ययन करना है तो हमें संस्कृत साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड के रचनाकार कौन हैं? ये पुस्तक किनके द्वारा रचित है? तो ये पुस्तक है वो एम एन श्रीनिवास द्वारा रचित है। निम्न में से किसे क्षेत्रीय अध्ययन के कारण विशेष पहचान मिली? तो ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो एम एन श्रीनिवास ने क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ किया था। इन्होंने 2 प्रकार के अध्ययन बताए थे, एक बुक और एक फील्ड। बुक रिव्यू में जैसे जीएस घुरिये का नाम आता है, किताबों के आधार पे पढ़ना और उनके आधार पे भारतीय समाज का अध्ययन करना, और एक होता है फील्ड व्यू, तो उसमें क्षेत्र में जाकर, तो इसलिए इनको भारत का मेलावंश की भी हम कह सकते हैं। इन्होंने लगभग 1 वर्ष रहकर रामपुरा गांव का अध्ययन किया था, जो मैसूर क्षेत्र के अंदर वर्तमान में कर्नाटक के अंतर्गत आता है। और इनकी जो भी अवधारणाएं थी संस्कृतिकरण की, पश्चिमीकरण की, लौकिकीकरण की, ये सारी की सारी अवधारणाएं इस अध्ययन के आधार पे ही इन्होंने दी थी। विदर इंडिया, सॉरी यू की जगह आपको आई पढ़ना है। विदर इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो विदर इंडिया पुस्तक के रचनाकार है जीएस घुरिये। इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट किस उपागम से लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो ये पुस्तक AR देसाई ने लिखी है। इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट भी भारतीय विकास के कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं, विकास के भारतीय मार्ग कौन कौन से होते हैं, तो इस पुस्तक के साथ ही जुड़ा हुआ है मार्क्सवादी। क्या जुड़ा हुआ है? मार्क्सवादी उपागम। किस भारतीय समाजशास्त्री को भारत का मैक्स वेबर कहा जाता है? किनको कहा जाता है? आंद्रे बितेई को। तो इन्होंने पावर की बात की थी। भारत में 3 जो अवधारणाएं मैक्स वेबर के अध्ययन की केंद्र रही है, वही 3 आंद्रे बितेई की रही है। पावर को इन्होंने विशेष तौर से महत्व दिया है। तो ये कुल 60 प्रश्न थे। अगर आपको लिए अच्छे लगे, आपको अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो साथी आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।